हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे और आज से आपके लिए एक नया कार्यक्रम, जैसा कि वादा किया गया था। उम्मीद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को खूब पसंद करेंगे। थोड़ा कठिन है, ये मैं पहले शब्दों में बता दे रहा हूं और आप लोगों के मन में विचार आएगा कि ये तो बहुत गलत बात है, शुरुआत में डराने की क्या ज़रूरत थी। ज़रूरत डराने की नहीं है, ज़रूरत वास्तविकता से रूबरू कराने की है। कई सारे लोगों को इतिहास वैसे ही कम पसंद आता है, लेकिन जिन्हें पसंद आता है उन्हें जी तोड़ पसंद आता है। और मेरा प्रयास ये रहता है कि आप सब लोगों को, खास तौर से उन लोगों को जिनको इतिहास पसंद नहीं है, उन्हें भी इतिहास पसंद करवाया जाए। तो इतिहास को विभिन्न तरह से पढ़ा जाता है, मतलब आप किताब से पढ़ें, पढ़ने के साथ उस समय की वास्तविकता को समझने का प्रयास करें। कोई घटना घट गई है, उसको लेकर के जजमेंटल ना हो, उसको लेकर के अपने विचार इस प्रकार से प्रस्तुत ना करें कि ये तो गलत हुआ है तो सही हुआ, क्योंकि इतिहास जानता है कि वो सही था या गलत, इसके अलावा कोई नहीं। इतिहास का वो समय जानता है कि वो सही था या गलत। हाँ, हम उससे सीख जरूर ले सकते हैं कि उस समय जो चीजें लोगों को सही भी दिखती हैं वो बाद में चल करके कैसी दिखेंगी। तो आगे हमारे जो भी एक्शंस हों, हम उस पर भी ध्यान दे सकते हैं और उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले विकास को तो हम डेफिनेटली इतिहास में समझते ही हैं। लेकिन ये जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, नक्शे पर इतिहास, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देना चाहता हूं। इतिहास में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते हैं और हर इतिहास की कोई ना कोई घटना किसी न किसी जगह पर घटित हो रही होती है, कहीं ना कहीं तो घटित हुई है। और वो कहां घटित हुई है, जिस जगह से अगर आप बिलोंग करते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया, तो अगर आप आगरा से हैं, आपके लिए कोई कठिन इतिहास है ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई हाँ, यही तो है ताजमहल, यही तो बनवाया गया है। इसको नक्शे पे समझने की क्या जरूरत है। लेकिन कोई व्यक्ति जो आगरा से नहीं है, और शायद मैंने बहुत फेमस नाम ले लिया, इस वजह से आपको ये अंडरस्टूड नहीं हो रहा होगा, मैं शायद अगर दक्षिण भारत के किसी प्लेस का, किसी स्थान का नाम ले लूं और फिर आपसे कहूं कि भाई एक इतिहास यहां का भी है, जैसे पल्लवरम का एक इतिहास है जो कि पाषाण काल से कनेक्ट होता है, तो क्या उत्तर प्रदेश में बैठे हुए लोग, जम्मू कश्मीर में बैठे हुए लोग, असम में बैठे हुए लोग, बिहार में बैठे हुए लोग एग्जैक्टली ये लोकेट कर सकते हैं कि पल्लवरम कहां है, अतिरापक्कम कहां है? तो ये कठिनाई आ सकती है। लेकिन जो पल्लवरम में बैठे हुए हैं उनके लिए कठिन नहीं है। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि इतिहास की कोई ना कोई घटना कहीं ना कहीं तो घटित हुई ही है। वो कहां घटित हुई है उसको हमें नक्शे पर दिखाना है, जिसकी वजह से आप इतिहास और मजबूती से याद कर सकें, समझ सकें। याद करना शब्द उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से, न्यायपूर्वक नहीं होगा। तो आप उसको जो है क्या कर सकते हो, और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। लोकेशन जब आपके दिमाग में आंखों के सामने से जब गुजरती है तो वो एक अच्छी छवि डालती है। तो एक तो आपका बेनिफिट यहां से ये होने वाला है कि आप इतिहास को, उनकी जो जगहें हैं, उनके जो प्लेसेस हैं, उनके जो लोकेशंस हैं, वो यहां पर देखने वाले हो। मैं नक्शे पर इतिहास को पढ़ाने वाला हूं। और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर भारतीय इतिहास पढ़ेंगे नक्शे पर या विश्व का इतिहास पढ़ेंगे? तो मेरा आंसर है यहां पर हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे होंगे। भारतीय इतिहास में अगर आप लोगों की रुचि बनी रही और आप लोगों की मांग बनी रही तो फिर हम विश्व इतिहास की तरफ कूच करेंगे, अन्यथा भारतीय इतिहास के साथ ही इसको कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सेशन शुरू करेंगे तो खत्म जरूर करेंगे, मतलब कंप्लीट जरूर कराएंगे। तो एक तो ये हो गई हमारी यहां पर भारतीय इतिहास की बात और विश्व इतिहास की बात। अगर इसको लेकर के किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो शायद ये कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। दूसरी बात यहां पर क्या है कि भारतीय इतिहास में उसके भी जो सेक्शंस हैं अलग अलग, जैसे प्राचीन, जैसे मध्यकालीन या फिर आधुनिक।
तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें इसी क्रम में चलूंगा, पहले प्राचीन, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक। तीनों सेक्शंस कवर करेंगे इसमें हम, और तीनों सेक्शंस जो हम कवर करेंगे उन तीनों सेक्शंस में क्रम भी हमारा यही रहेगा, प्राचीन से लेकर के आधुनिक भारत तक पूरा इतिहास हम नक्शे पर देखेंगे। अब यहां पर आपको जो चीज और ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि देखिए कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, है ना। हम इसमें आपको नक्शे पर जो चीजें आई हैं, मतलब जो प्लेसेस हैं इतिहास के, वो दिखा करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहां पर आपको कंप्लीट हिस्ट्री, मतलब जिसमें स्टोरीज हैं, जिसके लॉजिक अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, वो यहां पर कवर नहीं होंगे। अदरवाइज ये जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। एक्चुअली हम इतिहास को नक्शे पर दिखाना चाहते हैं आपको। जितने भी स्थल हैं उन स्थल को दिखाना चाहते हैं, और उन स्थल की जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उस इंपॉर्टेंस को हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर ये प्रोग्राम आपके लिए हितकारी कैसे होगा? आप कहेंगे कि सर ये तो फिर आधा अधूरा इतिहास रह जाएगा, फिर हमारे लिए हितकारी कैसे होगा? उसकी चिंता आप मेरे ऊपर बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप थोड़ा सा भरोसा करते हैं तो उसकी चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें काफी कुछ इतिहास का फैक्ट जो है वो क्लियर होगा। पहली बात, अगर आप में से किसी का इतिहास वैकल्पिक विषय है, अगर आप में से किसी का इतिहास जो है वो वैकल्पिक विषय है, वैकल्पिक विषय, तो उसमें आपको ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि वैकल्पिक विषय में जो पहला प्रश्न आता है, प्रथम प्रश्न पत्र का, प्रथम जो प्रश्न पत्र आता है, उस प्रथम प्रश्न पत्र का जो पहला सेक्शन होता है, पहला क्वेश्चन का जो सेक्शन होता है, उसमें आप देखोगे प्लेसेस ही प्लेसेस दिए रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी हिस्ट्री वहां पर पूछी जाती है। तो भाई वहां आपको ये पूरे का पूरा नंबर दे करके जाएगा। उनके लिए तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहां से इसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है। और जब आप जीएस के अंतर्गत देखोगे तो जीएस के अंतर्गत भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। जैसे मान लेते हैं कि मैं आपको यहां पर पाषाण काल के बारे में पढ़ाना शुरू करूंगा अभी, तो पाषाण काल की जानकारी भी आपको दूंगा, और पाषाण काल की जानकारी के साथ साथ उसके जहां जहां से साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों को भी आपको मैप पर दिखाऊंगा। ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि देखिए, यूपीएससी में अंक कमाना ये बहुत जरूरी आना चाहिए आपको, कि कैसे अंक चुराएं। कभी कभी चोरी अच्छी है, अगर चोरी अच्छी नहीं होती तो बताइए, हम तो अपने भगवान को भी है माखन चोर बोलते हैं, मक्खन चुरा देता है वो। तो भाई चलो ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अंक तो चुरा ही सकते हो, अंक चोर तो बन ही सकते हो। तो मैं आपको अंकों की चोरी करना सिखा देता हूं इसके माध्यम से। कैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी प्रश्न का उत्तर दिया, इतिहास का अगर वो प्रश्न आ रहा है, जीएस पेपर 1 से संबंधित होती है इतिहास, आपको मालूम है। मेंस में अगर हम देखें, मुख्य परीक्षा में ही आप अपनी कलाकारी दिखा सकते हैं अंक चुराने की। तो इतिहास में जीएस पेपर 1 में प्रश्न अगर आ रहा है और उसमें किसी उत्तर में आपने किसी तरह से उसको मैप पे रिप्रेजेंट कर दिया, मैप नक्शे पर दिखा दिया, आनंद आ गया। मतलब एक व्यक्ति ने आंसर लिखा और एक आंसर आपने लिखा, दोनों लोगों ने यहां पर आंसर जो है वो लिख कर दिए, और वो आंसर जो है वो आए किसके सामने, आंखों के सामने, वो आ गए एग्जामिनर की आंखों के सामने। एक व्यक्ति ने आंसर लिखा, बिल्कुल सही लिखा है, कुछ भी गलत नहीं लिखा है, सब कुछ बढ़िया लिखा है, अच्छी जानकारी दी है, सब कुछ बढ़िया किया है, लेकिन मैप नहीं बनाया है, मैप नहीं यूज किया उसने। और एक आपने मैप यूज कर दिया है, वही जानकारी उसी तरीके की जानकारी के साथ। तो जानकारी के लेवल पे तो इक्वलाइजेशन है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लेवल पे आप एक कदम आगे चले गए। और उसमें भी हो सकता है कि मान लो चलो इसने भी मैप बना दिया, आपने भी मैप बना दिया, अब यहां पर भी कंपेयर हो सकता है कि मैप ज्यादा बढ़िया किसका बना है, ये भारत का नक्शा ऐसे बना है या फिर एक सलीके से बना है, कैसे बना है। जिसने बेहतर बनाया है वैसे, है ना, बात समझ में आ रही। तो हमको ध्यान रखना होगा, हमको समझना होगा कि ये सारी चीजें भी हमारी इससे कवर होने वाली हैं। मैं आपको नक्शा बनाना भी काफी हद तक सिखाऊंगा, और मेरे नक्शा ड्रॉ करने के स्टाइल को आप देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और इससे आपको नक्शा बनाने की कला भी आ जाएगी। इतना सीखना तो बनता है अगर आप अंक चुराना चाहते हैं तो।
तो चलिए करते हैं लेक्चर की शुरुआत। नक्शे पर इतिहास, आज है पहला लेक्चर, आज का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, आज का लेक्चर नंबर 1। थोड़ा सा मुझे ये इंट्रोडक्शन देना था। इंट्रोडक्शन के बाद हम कार्यवाही शुरू करेंगे और इस कार्यवाही में हम आपको पहले से बता देते हैं एक इंपॉर्टेंट सूचना कि भाई 31 अक्टूबर जो है वो अंतिम तिथि है। दीपावली की सेल जो है वो अभी भी लाइव है, जो कि दीपावली पे ही खत्म होनी थी, लेकिन वो एक्सटेंड कर दी गई है 31 अक्टूबर तक। तो अभी तक किसी ने अपने आप को एनरोल नहीं किया है तो लोवेस्ट एवर प्राइस पर आप जुड़ सकते हैं। जैसे 2027 का प्राइस अगर आप विरद लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 17,999 में आपको मिल जाएगा। सब कुछ इसमें मिल जाएगा, कुछ आपको अलग से खरीदना नहीं है, कुछ भी परचेज नहीं करना है। ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट। और इसमें अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे तो प्रतिज्ञा है हमारी कि हम आपकी फी जो है वो क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। बस आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो है इस बैच से एक एक करके ध्यान से जो है वो जुड़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि चीजें जो है वो क्या है। तो मैंने जैसा कि कहा कि इसकी शुरुआत हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से करेंगे और प्राचीन समय से ही चीजों की शुरुआत हम यहां पर मतलब शुरू कर देंगे एकदम, अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले हमको यह समझना है कि ये जो इतिहास की जो चीजें हैं वो ज्यादातर 2-3 चीजों पर आधारित होती हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं और हमें उन इतिहास की चीजों का पता चलता है। तो उनको हम कहेंगे भाई साक्ष्य। क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे साक्ष्य। और साक्ष्य जो है वो साहित्यिक भी हो सकते हैं, साहित्यिक भी हो सकते हैं और पुरातात्विक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? पुरातात्विक। यानी कि साक्ष्य जो है वो आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक साहित्यिक हो सकता है और दूसरा पुरातात्विक हो सकता है। बहुत आसानी से अगर कोई नोट्स बनाना चाहे तो मेरे साथ साथ आप अपने नोट्स भी ऐसे ही बना सकते हो। बहुत बढ़िया आपकी तैयारी होने वाली है यहां पर और बहुत अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ सकेंगे। बस ये है कि आपको अपने एंड पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यार देखो, अगर आपको करना है तो आप ही को करना है, मुझे थोड़ी नहीं करना है। तो आपको मालूम है जैसे इन सब चीजों के बारे में भारत में एक डिपार्टमेंट है जो इस तरीके के साक्ष्यों का रिकॉर्ड भी रखता है, अध्ययन भी करने और कराने में सहायता प्रदान करता है। उसको हम लोग बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। क्या बोलते हैं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट है जो अर्ली 20th सेंचुरी में जब लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, या यूं कहें कि वायसराय हुआ करते थे, तो उसके समय में हुआ था। और इस विभाग में अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने इस परंपरा को भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से दिशा जो है वो प्रदान की। तो जो भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास और भारत में मानव का जो इतिहास है, वो जो इतिहास है वो प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? प्रागैतिहासिक काल से। अगर हम भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं और भारतीय इतिहास में भारतीय मानव की बात कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल। ठीक है जी, कहां से होगी इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत होगी प्रागैतिहासिक काल से। और जब मैं कहता हूं कि प्रागैतिहासिक काल, कुछ चीजें आप लोगों को रिकॉल होने लगी होंगी, आपने पढ़ी होंगी अगर, तो आपको रिकॉल होने लगी होंगी, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जिसके अगर हम देखें तो पुरातात्विक साक्ष्य तो कहीं ना कहीं हमको थोड़े बहुत दिख जाते हैं, लेकिन साहित्यिक जो साक्ष्य हैं, लिटरेरी जो सोर्सेज हैं, वो आपको नहीं देखने को मिलते, क्योंकि इस समय के लोग लिखना पढ़ना बहुत दूर की बात है। सही तरीके से अभी वो चीजों को खुद को शायद सही तरीके से नहीं समझ पाए होंगे। तो अभिलेखीय साक्ष्य थोड़े बहुत मिलते हैं, लेकिन वो भी अगर देखा जाए तो बहुत कम मिलते हैं। और साहित्यिक साक्ष्य तो बिल्कुल ही कम मिलते हैं। अभिलेख तो कुछ वैसे भी नहीं मिलेंगे। हाँ, ये जरूर मिल जाते हैं, क्या नाम है, पुरातात्विक साक्ष्यों में जैसे मानव कंकाल मिल गए, या फिर उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ खास तरीके की
वस्तुएं, उस तरीके की चीजें जो वो शायद अपने समय में प्रयोग करते रहे होंगे। तो उन्हीं से कुछ अंदाजा लगाने का यहाँ पर प्राप्त जो है वो प्रयास किया जाता है। तो वो कुछ खास तरीके की चीजें क्या हो सकती हैं? उस समय का जो मानव है वो ज्यादातर पत्थर का प्रयोग कर रहा है, तो उसको हम लोग प्रस्तर कह रहे हैं। प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पत्थर। आप इसे पत्थर कह सकते हो, पाषाण कह सकते हो। तो ज्यादातर जो चीजों का उपयोग कर रहा है वो पत्थरों का उपयोग कर रहा है। तो पत्थर के कुछ औजार, हथियार थोड़े और विकसित होते हैं तो कुछ विशेष प्रकार के उपकरण आपको देखने को मिल जाएंगे, और थोड़े से विकसित होंगे तो कुछ जैसे मृदभांड जैसी जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर आप और विकसित होंगे तो इनमें कुछ कलाकृतियां आपको देखने को मिल जाएंगी, कलाकृतियां आपको देखने को मिल जाएंगी। कई बार ये कलाकृतियां मृदभांडों पर हैं, कई बार ये कलाकृतियां भित्ति पर हैं। भित्ति मतलब दीवार, भित्ति चित्र आप लोगों ने सुने होंगे, दीवारों पर जो चित्रकारी की जाती है उस पे आपको देखने को मिलेंगे। और मतलब इस तरीके से सभ्यता और संस्कृति जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती रहती है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यही प्रागैतिहासिक काल है। इसमें लिखना, पढ़ना, लिपि, भाषा, भाषा तो मान लीजिए चलो एक अलग बात हो गई, भाषा तो अपनी होती ही है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि भाषा तो पक्षियों की भी है, भाषा तो जानवरों की भी है, उनकी भाषा भी, इनकी भी अपनी भाषा रही होगी, उसकी बात हम ना करें, लेकिन लिपि तो नहीं है। तो ये चीज हमको यहां पर देखने को मिलती। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये प्रागैतिहासिक काल जो है ना, ये भी आगे चल करके दो हिस्सों में, अगर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपको पता होगा कि दो हिस्सों में तो एटलीस्ट हम इसको विभाजित कर ही सकते हैं। और वो दो हिस्से क्या हो सकते हैं कि एक, जिस समय मानव सिर्फ और सिर्फ पाषाण यानी कि प्रस्तर का प्रयोग कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे इसका विकास होता है, जैसे जैसे मानव सभ्यता में आगे बढ़ता चला जाता है, तो पाषाण के साथ साथ वो धातु का भी प्रयोग कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल के दो विभाजन आपको देखने को मिलेंगे, पाषाण काल और धातु काल। आप इसे काल के नाम से लिख सकते हैं, आप इसे काल के नाम से लिख सकते हैं। अगर तो आप इसे पाषाण काल और धातु काल लिख लीजिए। फिर पाषाण काल को और क्लासिफाई करेंगे और विभाजित करेंगे तो वहां पर भी आपको तीन हिस्से देखने को मिलेंगे, और जब हम धातु काल को विभाजित करेंगे तो वहां पर भी आपको तीन हिस्से देखने को मिलेंगे। जैसे पाषाण काल में पुरा पाषाण काल है ना, इसके भी तीन हिस्से हैं, आपको मालूम है। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। वैसे ही धातु काल जो है उसके भी आपको तीन हिस्से देखने को मिलेंगे। तीन अलग अलग हिस्से जो हैं आपको धातु काल के भी देखने को मिलेंगे। और सबसे पहला जो धातु विकसित हो रहा है वो विकसित हो रहा है, उसकी जानकारी जो हो रही है वो है तांबा, इसलिए उसको ताम्र कहा जा रहा है। ताम्र, ताम्र। तांबे के बाद जिस धातु का प्रयोग कर रहे हैं वो मिश्र धातु के तौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, और वो है कांसा, तो उसको बोला रहा है कांस्य। और तीसरे तौर पर बड़ी मात्रा में जिसका प्रयोग, और वो भी आज तक करता चला आ रहा है मानव, वो है आपका लौह। तो ये तीन तरीके के धातु काल के भी विभाजन है और तीन तरीके के पाषाण काल के विभाजन है, और ये सब प्रागैतिहासिक काल के समय में चीजें जानी जा सकती हैं। तो मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन बताया, हालांकि इसमें अभी नक्शे का कोई योगदान नहीं है, लेकिन बिना आधार तय किए हुए, बिना चीजों को जाने हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और इनको भी अगर आप देखोगे, क्योंकि बहुत पुराने हैं इनके समय की चीजें, कोई लिपिबद्ध नहीं की गई हैं, कोई अभिलेखित नहीं की गई हैं, तो ये अपने आप में कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। ये इन्होंने लंबे समय तक किसी विशेष टूल का इस्तेमाल किया तो उस टूल का वो कल्चर बन गया, किसी विशेष मृदभांड का इस्तेमाल किया तो उस मृदभांड के नाम से कल्चर बन गया, तो उसको कल्चर उसी नाम से जाना जाता है। और वैज्ञानिकों ने उसी तरीके से उसको मतलब
नेमिफाई किया है और उसको जो है आगे बढ़ाया है। और उसको पता करने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे मतलब कई तरीके हो सकते हैं, जैसे रेडियो कार्बन जो है आपकी तिथि के माध्यम से इसका काल निर्धारण होता है और इसकी जानकारी मिलती है कि कितने पुराने होंगे। पेड़ अगर मिलते हैं तो पेड़ों के जो छल्ले वलय जो बनते हैं उनके तने में, उनके माध्यम से उस समय की आयु का पता जो है वो लगाया जाता है। वृक्ष कालक्रमणिकी के नाम से उसको जानते हैं, आपको मालूम होगा, आप में से कई सारे लोग उसको जानते होंगे, डेंड्रोक्रोनोलॉजी उसको बोला जाता है। तो ये सब चीजें जो है हमको देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल इतिहास की बात करें, ये तो प्रागैतिहासिक काल की बात हो गई, थोड़ा सा हम और थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर नक्शे पर आएंगे। पहला लेक्चर है तो मैं आपको नक्शे तक जरूर लेकर के जाऊंगा, लेकिन एकदम शुरुआत में तो नक्शा नहीं लाया जा सकता है, तो कुछ तो बेसिक पॉइंट जो हमको बताने हैं वो मैं बता देता हूं। थोड़ा सा धैर्य से सुनिए, फिर नक्शे लेकर के आते हैं, आप परेशान ना होइएगा। अगर हम संपूर्ण तरीके के इतिहास को देखें, ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड की भी बात कर लें तब भी, तो इतिहास का भी अपना 3 विभाजन है। जैसे हमने इतिहास को प्रागैतिहासिक काल से शुरू किया, तो पूरा का पूरा जो इतिहास है वो पूरा का पूरा इतिहास भी 3 हिस्सों में विभाजित होता हुआ आपको दिखाई देता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास का भी अपना 3 श्रेणी आपको देखने को मिलेगा, 3 हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पहला हिस्सा मैंने आपको यह बताया है जिसको प्रागैतिहासिक काल कहा जा रहा है। तो एक हिस्सा आपका हो गया बेटे प्रागैतिहासिक काल, यही जो मैंने आपको बताया, प्रागैतिहासिक काल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें भी डेवलपमेंट के अलग अलग फेजेस रहे, तो सोचिए जब ये मानव डेवलप करते करते पत्थरों से धातुओं की तरफ बढ़ा होगा, तो उसके अंदर ज्ञान और समझ जो है वो अधिक आ गई होगी, विकसित हो गई होगी। डेफिनेटली अब वो काफी एडवांस होने लगा होगा। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उसने कुछ कुछ चीजें लिखनी या प्रदर्शित करनी शुरू की होंगी। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल हो गया जिसमें आप देखोगे तो लिपि जो है यहां पर पूरी तरीके से क्या है, अनुपस्थित है। यहां लिपि है ही नहीं, लिपि नहीं है, यहां पर एकदम अनुपस्थित है। और इसी काल को जब हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं, बहुत लंबा कालखंड है ये, बहुत ही लंबा कालखंड है, इसके भी अभी हम बाइफर्केशंस आपको बताएंगे, तब नक्शा शुरू होगा। तो इसमें लिपि नहीं है, इसकी कोई लिपि है ही नहीं। तो ऐसा पूरा का पूरा इतिहास, दुनिया में ऐसा कोई भी इतिहास जिसकी लिपि ही नहीं हमें मालूम है, जहां पर लिपि शुरू ही नहीं हुई थी, जब लिपि की शुरुआत ही नहीं हुई, लेखन कला का ज्ञान ही नहीं है जब, तो वो सारा का सारा इतिहास चाहे कितना भी पुराना हो, चाहे सृष्टि की शुरुआत से शुरू हो रहा हो, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, वो सब प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगा। उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एरा, प्रागैतिहासिक काल, इसीलिए इसको प्री हिस्टोरिक बोलते हैं, हिस्ट्री से बहुत पहले का। फिर दूसरा जो है इसका भाग, उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल एक और आपका यहां पर दूसरा फेज है जो यहां पर देखने को मिलता है। आद्य ऐतिहासिक काल में अगर हम लिपि की बात करें तो लिपि जो है वो उपस्थित है, लिपि है। स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगी, कुछ ऐसे कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जो लोग स्क्रिप्ट्स का प्रयोग करते थे, लिपियों का प्रयोग करते थे, उनके साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन इन लिपि को अभी तक डिकोड नहीं किया गया है, डिकोडेड नहीं है, डिकोडेड नहीं है, इनको डिकोड नहीं किया गया अभी तक। इनको अभी तक हम इनका उद्वाचन नहीं कर पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं कि एग्जैक्टली ये क्या लिखा गया है। और कई जगहों पर तो थोड़े से साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वो साहित्यिक साक्ष्य ओरल हैं। जैसे वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में जो लिपि है, लिपि ना हो करके, अब कई बार हमको लगता है कि जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, जब हम पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा को बगैर लिखे हुए हम कल्पना ही नहीं कर पाते। लेकिन वेदों के समय में जो शिक्षा है वो बगैर लिखी हुई शिक्षा है।
मतलब ओरल ज्ञान है, तो उस हिसाब से आप रखें तो उसको भी इसमें यहां पर आप रख सकते हैं। और तीसरा जो आप देखेंगे, तीसरा जो चरण है, तीसरा जो इसका आपको देखने को मिलेगा चरण, वो आपका ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल है। तो इसमें लिपि जो है डेफिनेटली यहां पर उपस्थित है और पठनीय भी है, पठनीय भी है। जैसे वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल को जब लिपिबद्ध किया जा रहा है, जब चीजों को शुरुआत में तो वो ओरल है, बाद में लिपिबद्ध किया गया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद लिखे गए, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। और फिर उसके आगे का जितना भी आप समय देख सकते हो, जैनिज्म, बुद्धिज्म, फिर आप प्राचीन भारत का जो इतिहास आप पढ़ते हो, मध्यकालीन भारत इतिहास, आज तक का जितना भी इतिहास है, ये सब इसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं आ जाता है। समझ में आ रही कि नहीं बात आ रही? तो ये 3 विभाजन हमको देखने को मिलता है। अच्छा, भारत में अगर आप देखो, भारत क्या मतलब, अब देखो इतिहासकार हैं, इतिहासकार अलग अलग तरीके की चीजें सोचते हैं, अलग अलग तरीके की बातें बताते हैं। जैसे कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसको हम लोग दूसरी तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे भारत में देखें तो भारत में पाषाण काल आए, फिर कांस्य काल आ जाए, और फिर धातु काल आ जाए, लौह काल, कांस्य काल के बाद। तो इस तरीके से इतिहास को, भारत के इतिहास को विभाजित किया जाए। और ऐसा कहना है, डेनमार्क के एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन हुआ करते थे जिनका नाम था PM शुम। उन्होंने इस तरीके की क्लासिफिकेशन दिए थे, लेकिन लातार्ते करके एक और इतिहासकार हुए, उन्होंने क्लासिफिकेशन दूसरी तरीके का दिया। जैसे उन्होंने कहा कि पाषाण काल अपने आप में एक बड़ा लंबा काल है, उसको 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया जाना चाहिए। तो जो हम पाषाण काल के विभाजन आपको बता रहे हैं, अभी आगे चल करके पाषाण काल के विभाजन बताएंगे, वो विभाजन लातार्ते के दिए हुए हैं। लातार्ते कहते हैं कि पाषाण काल इतना लंबा काल है कि उसमें भी काफी विकास हमको देखने को मिला है, जिसमें कि शुरुआती चरण जो है वो बहुत शांत है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं है, लेकिन फिर डेवलपमेंट है और फिर तेजी से डेवलपमेंट है। तो इस आधार पर पूर्व या प्रारंभिक पाषाण काल है, फिर मध्य पाषाण काल है, और फिर आपका नव पाषाण काल है। इस तरीके से विभाजन करके देखा गया है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको भारत के संदर्भ में समझनी जरूरी है। तो मैं आपको मोटे मोटे तौर पर एक विभाजन प्रागैतिहासिक काल का जो है वो आपको यहां पर गिना देता हूं कि मोटे मोटे तौर पर किस तरीके का विभाजन भारत के अंतर्गत देखा जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का विभाजन है पाषाण काल का। जैसे अगर आप अफ्रीका वगैरह में जाओगे तो अफ्रीका वगैरह में अगर आप पाषाण काल की बात करोगे तो वहां पर आपको 20 लाख साल पहले का भी पाषाण काल का समय देखने को मिल जाएगा, 26 लाख साल पहले का भी पाषाण काल का समय देखने को मिल जाएगा। लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे तो पूरा पाषाण काल की शुरुआत तकरीबन 6 लाख साल पुरानी हमको देखने को मिलती है। चीन वगैरह में भी ऐसे ही 15 लाख से लेकर के 19 लाख साल पुरानी संस्कृति देखने को मिलती है। लेकिन भारत में तकरीबन यही चीज 6 लाख के आसपास देखने को मिलती है। तो उस आधार पर हम मोटे मोटे तौर पर पाषाण काल का जो विभाजन है उसको हम यहां पर प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले जो पाषाण काल है, अगर हम यहां पर देखें पाषाण काल, तो पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, पाषाण काल के पहले विभाजन में क्या आएगा बेटा? पूरा पाषाण काल। बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो कंफ्यूजन आपका यहां पर ना रहे। तो बहुत आसानी से आप इसको नोट कर सकते हो। पाषाण काल में सबसे पहले पूरा, तो देखो पूरा शब्द दिखाता ही है कि सबसे पुराना, प्राचीन। पूरा का मतलब ही होता है प्राचीन। ये तकरीबन मोटे मोटे तौर से अगर आप देखोगे तो 6 लाख साल पुराना वहां से शुरू होता हुआ दिखाई देता है। तो 6 लाख साल, 6 लाख वर्ष आप कह सकते हो, 6 लाख ईसा पूर्व कह लो। अब देखो जब हम 6 लाख 7 लाख साल की बात कर रहे हो तो जैसे ईसा पूर्व अभी कितना पुराना है, जैसे हम तो 2025 में चल रहे हैं, तो 2000 साल, 6 लाख की तुलना में 2000 क्या है? कुछ नहीं है। तो अगर हम ईसा पूर्व एक समय के लिए ना भी लिखें और सीधा सीधे तौर पर लिखें कि 6 लाख साल पुराना, तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा शुद्धिकरण या शुद्ध तरीके से लिखना चाहते हैं तो 6 लाख ईसा पूर्व आप लिख सकते हो।
ठीक है जी। और यहां से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो आप लगभग की बात करूंगा मैं आपसे, हमेशा ध्यान रखना लगभग की बात इसलिए करूंगा क्योंकि हर किताब में, हर जगह पर, हर सोर्सेज में आपको अलग अलग तरीके की चीजें अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती हैं। ठीक है जी। अब इस पुरा पाषाण काल के भी विभिन्न और विचित्र विभाजन हैं, मतलब अलग अलग, क्योंकि बहुत आप देख रहे हो ना 6 लाख से लेकर के 10,000 साल तक का है, तो मोटे मोटे तौर पर पूरा का पूरा 6 लाख तो यही ले गया है ना, 5.5 लाख साल से ज्यादा का समय तो यही ले गया। तो इसमें है पूर्व पुरा पाषाण काल। इसका जो पहला फेज है वो है पूर्व पुरा पाषाण काल। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पुरा पाषाण काल में है पूर्व पुरा पाषाण काल, उसका एक विभाजन है पूर्व पाषाण काल। तो ये तकरीबन आपका 6 लाख से ही शुरू होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत 6 लाख से ही होगी, और लगभग आप मान के चलिए कि 1.5 लाख ईसा पूर्व के आसपास तक का समय आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, तकरीबन लगभग। पूर्व पुरा पाषाण काल के बाद आएंगे तो मध्य पुरा पाषाण काल आएगा, क्योंकि ये 1.5 लाख के आसपास आप खत्म कर रहे हैं, तो 1.5 लाख से ही आगे शुरू कर सकते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं मध्य पुरा पाषाण काल। और मध्य पुरा पाषाण काल जो है आपका, ये तकरीबन 1.5 लाख ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व तक का समय आपको ये देखने को मिल जाता है। और अब तीसरा नाम आप क्या डालना चाहोगे? अगर आप पूर्व एक डाल रहे हैं, दूसरा मध्य डाल रहे हैं, तो तीसरा नाम आप क्या डालना चाहेंगे? उत्तर। उत्तर का मतलब होता है बाद में, सबसे आखिरी में आने वाला, उसको बोलते हैं उत्तर। जैसे वैदिक काल आपने पढ़ा होगा, तो पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल मतलब पहले का वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल मतलब बाद का वैदिक काल। तो ये आपका हो जाएगा आपका यहां पर उत्तर पुरा पाषाण काल। ठीक है जी। और इसको आप मान के चल सकते हो 35,000 से लेकर के तकरीबन वही आपका जो 10,000 आप लिखे हैं यहां पर, तो उसको 10,000 तक आप रख दीजिए, लगभग सब जगह पर है। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग तरीके के फिगर्स देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका पुरा पाषाण काल, ये पहला फेज हो गया आपका, फर्स्ट। सेकंड, अब क्योंकि बाकी के जो 2 हिस्से बचे उसको आप खुद ही देख लीजिए कि भाई 6 लाख से 10,000 तक तो हम यहीं आ गए। अब 10,000 के आगे कितना समय बचता है कि जब हम लोग लिपियों में आना शुरू हो जाएंगे। आप सब लोगों को मालूम है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में लिपियों का विकास हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है? लाखों वर्ष तो पुरानी नहीं है। तो इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। ध्यान रखें, पूरा पाषाण फिर मध्य पाषाण। अब कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए कि मैंने यहां पर जो मध्य लिखा है वो मध्य पुरा पाषाण काल है और ये मध्य पाषाण काल है। पाषाण काल ये है और पुरा पाषाण काल का विभाजन यहां पर है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। तो ये आपका यही कोई 10,000 से लेकर के 4,000 मान लीजिए, मोटे मोटे तौर पर 4,000 ईसा पूर्व तक का समय जो है आपका इसमें रहता है। और जो तीसरा फेज है ना आपका, वो थोड़ा सा ट्रांजिशनल चीजों को दिखाएगा। जैसे जो तीसरा फेज हो गया, मतलब अब आपने पूरा पाषाण काल लिख लिया, मध्य पाषाण काल लिख लिया, और सबसे लास्ट में आपका वही आ गया नव पाषाण काल, सबसे आखिरी में। ठीक है। तीसरा हिस्सा कौन सा है आपका? नव पाषाण। तो नव पाषाण अगर आप चाहो तो लिख सकते हो 4,000 ईसा पूर्व से, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नव पाषाण थोड़ा नव पाषाण और मध्य पाषाण मिलते हुए दिखाई देते हैं, मतलब 3-4 हजार साल इसमें मिक्सचर है एक तरीके का। इसलिए इसको आप लिख सकते हो 7,000 से तकरीबन 1,000 ईसा पूर्व तक। अब आपको अगर ये बात ना समझ में आ रही हो कि सर ये कैसे हुआ होगा, तो ये ऐसे हुआ होगा कि जैसे मान लीजिए
कि आप सब लोगों के पास में स्मार्टफोन्स होंगे इस समय, तो पूरा दुनिया इस समय अगर देखा जाए तो स्मार्टफोन्स की दुनिया है। लेकिन क्या वो कीपैड वाले फोन यूज नहीं हो रहे? तो हम क्या कहें कि कीपैड वाले फोन का जमाना खत्म हो गया है? आप देखोगे आपके दादा दादी या फिर कोई भी ऐसे लोग जो अभी स्मार्टफोन्स नहीं चला पाते हैं, उनके पास अभी भी कीपैड वाला फोन है, और अभी भी कई जगहों पर वो रिसीवर वाले फोन रखे होंगे जो यूज हो रहे होंगे, जिनका इस्तेमाल अभी किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हम स्मार्टफोन्स का युग कह सकते हैं इसको, लेकिन उसके साथ साथ ये पुराना जो कीपैड वाला युग है वो भी है, तो इसीलिए वो मिक्स दिखाई देता है। तो भले ही हम ये नहीं कह सकते कि ये 4000 के बाद सीधा इसको शुरू कर रहे हैं, तो वही चीज यहां पर है कि डेवलपमेंट जब हो रहा है ना, तो डेवलपमेंट के साथ साथ पुरानी चीजें ऑटोमेटिक चल रही हैं, इसलिए यहाँ पे कंजेशन टाइप की चीज आपको दिख रही है, आपको मिक्सचर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई होप कि आपको बेसिक जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर बताई उसमें से कोई कंफ्यूजन किसी को अब नहीं रहा होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? तो अब यहां से धीरे से हम मैप की तरफ बढ़ने वाले हैं और आपको कुछ चीजें जो है वो दिखाने और बताने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स जो हैं अब हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे, कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे एक आध, ऐसा नहीं है क्योंकि सारी तस्वीर तो मैं नहीं बना पाऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम शुरू करेंगे इतिहास को अपना पाषाण काल से, और पाषाण काल से जब चीजों को शुरू कर रहे हैं तो उसमें पहला फेज हमारा आ जाता है पूरा पाषाण काल। तो आज का जो टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है वो यहीं से शुरू हो रहा है। अगर हम डायरेक्टली यहीं से शुरू करते हैं कि चलो भाई पूरा पाषाण काल के स्थलों को हम आइए मैप पे देखते हैं, तो आपको वो जो पीछे की चीजें ना वो डिस्कनेक्टेड सी लगती हैं। हालांकि जितनी चीज मैंने पढ़ाई है ये भी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको भी पढ़नी होंगी। मैंने आपको रफली एक पूरा एक आइडिया दे दिया जो आपको कंप्लीट एक जैसा चीज जो है वो दिखाई दे। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा पाषाण काल की तरफ चलिए ले चलता हूं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, बताइए भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं हमारे, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो लिटरली घर में बैठ करके तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उनको हमारी बात समझ में आ रही है? तो हम पूरा पाषाण काल की बात कर। अच्छा, जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। विरद लाइव कोड है हमारा, उसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, विरद लाइव, ठीक है? इसको कहीं पर नोट कर लीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बताया कि पूरा पाषाण काल को लेकर के अलग अलग जगहों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जैसे अफ्रीका के बारे में मैंने आपको बताया कि तकरीबन 26 लाख ईसा पूर्व के समय में भी की जो चीजें हैं वो अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाती हैं। वहां कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे उपकरण, कुछ ऐसी वस्तुएं हमको देखने को मिलती हैं जो मानवों के जो अवशेष हैं, मानव जीवाश्म जो हैं, उन मानव जीवाश्मों के पास रखी हुई हैं या उनके आसपास से मिली हैं। तो कनेक्ट हो जाता है कि भाई वहां के जो मानव हैं वो तकरीबन 26 लाख ईसा पूर्व के आसपास रहे होंगे, और वहां पर पूरा पाषाण काल 26 लाख साल तो पुराना है ही है, 26 लाख ईसा पूर्व पुराना तो है ही है। इसी तरीके से इंडोनेशिया में अगर आप देखोगे तो वहां पर भी 16 से 18 लाख साल पुरानी चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं। चाइना के लिए मैंने आपको बताया तकरीबन ऐसे ही 12 से 15 या 15 से 19 लाख साल पुरानी आपको देखने को वहां पर मिलेगी। भारत के संदर्भ में थोड़ी सी अलग चीज है, थोड़ा अलग मैटर है, और वो मैंने आपको दिखाया बताया भी। जैसे साउथ इंडिया में खास तौर से नर्मदा घाटी के जब नीचे की ओर के हिस्से में चलेंगे, अभी दिखाऊंगा आपको मैप में नर्मदा घाटी के नीचे के हिस्से में जब आप चलोगे तो पुणे सब लोग जानते होगे यार, पुणे ऐसा कोई नहीं जानता ना जानता हो। और पुणे में बहुत फेमस जगह है बोरी। तो पुणे के बोरी में अगर आप देखोगे तकरीबन 13.5 से 14 लाख ईसा पूर्व का, या 13.5 से 14 लाख साल पुराना भी कह सकते हो आप उसे, अवशेष वहां पर मिला है। तो हम ये मानते हैं कि चलो यार 13-13.5 लाख साल पुरानी चीजें हमको मिल रही हैं, लेकिन ज्यादातर ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत में वही 6 लाख 7 लाख के आसपास जो है जगह देखने को मिल रही है हमको। तो काल के आधार पर जो विभाजन है, वो विभाजन जो चीजें मिलती हैं अलग अलग जगहों से, जो अलग अलग क्षेत्रों से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनके काल निर्धारित की जाते हैं। विभिन्न तरीके होते हैं उसके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि
कार्बन डेटिंग एक पैमाना होता है, उसके माध्यम से किया जा सकता है। तो वो उनसे निर्धारित होता है कि कितने पुराने अवशेष हैं ये और कितने पुराने औजार हैं ये, और फिर हम इतिहास की पुरातनता को वहां पर प्रदर्शित करना शुरू करते हैं। ऐसे पूर्व पाषाण काल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि भारत में मोटे मोटे तौर पे 6 लाख से लेकर के 1.5 लाख ईसा पूर्व तक का समय हमको देखने को मिलता है। और बेसिकली इस तरीके का जो मानव है भारत में, वो कुछ विशेष तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करता है, और वो जो विशेष तरीके के टूल्स हैं वो टूल्स हैं हैंड एक्स। हैंड एक्स यानी कि हस्त कुठार, उसको हिंदी में बोलते हैं हस्त कुठार या फिर विदारणी। आपको मैं जरा यहां पर एक तस्वीर दिखा देता हूं आपको, ये देखिए। फाइनली ये आपका हैंड एक्स है, और हैंड एक्स के 2 आपको शेप दिखाए गए हैं, एक फ्रंट व्यू है और एक आपका साइड व्यू है। मतलब जैसे ये हाथ है तो एक व्यू ये है फ्रंट व्यू, और एक ये वाला व्यू है। तो दोनों तरफ को आप देख सकते हो। क्लीवर और हैंड एक्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो हैंड एक्स कुछ शायद इस तरीके से बनाया जाता था, पेबल्स के माध्यम से कोई पत्थर लिया, उसे काट काट करके किनारे से अलग किया, थोड़ा सा शार्प किया उसको, फिर किसी चमड़े से पकड़ करके, क्योंकि पत्थर थोड़ा सा शार्प हो गया है तो उसको कुरेदा है किसी छोटी छोटी चीज से, कुरेदनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्लेक जो है उसके छोटे छोटे अलग किए गए और एक शार्प लुक उसको दिया गया। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हम वहाँ पर देख रहे हैं। तो पूरा पाषाण काल में इस तरीके की चीज़ें हैं, मध्य पाषाण काल में और डेवलपमेंट होगा, उत्तर पाषाण काल में और भी सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो अब आप देखोगे तो पूरा पाषाण काल का जो मानव है, वो मानव, उसका कोई निश्चित आवास नहीं है। वन क्षेत्रों में होगा वो, और वन क्षेत्रों में भी वहां पर होगा जहां पर उसे पानी मिलेंगी। तो ज्यादातर आप देखोगे कि रिवर वैलीज जो हैं, नदी घाटियां जो हैं, उन इलाकों में आपको ये बसते हुए दिखाई देंगे। और थोड़ा बहुत ठहराव, अ लिटिल बिट हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्थायी अगर है तो वो शैलाश्रय कुछ हो सकते होंगे। तो इनकी अलग अलग जगहों पर अलग अलग विस्तार हमको देखने को मिलते हैं। जैसे नॉर्थ में आपको सोहान घाटी देखने को मिलेगी, या सोहन घाटी कह लेते हैं, या सोहान घाटी कह लेते हैं। पुतवार पठार है उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, मैप में दिखाऊंगा अभी मैं आपको। और जो आपका उत्तराखंड है, कश्मीर है, इधर हिमाचल तक का जो इलाका है, शिवालिक रेंज वाला जो पूरा का पूरा इलाका है, वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। गंगा घाटी में आप आ जाइए, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। बेलन नदी की जो घाटी है यूपी में, वहाँ पर आपको तमाम सारे लोकेशंस देखने को मिलेंगे। मध्य भारत में आप नर्मदा और सोन नदी की जो घाटी है, वहाँ पर लोकेशंस इंपॉर्टेंटली देख पाओगे। आंध्र प्रदेश में कुरनूल है। दक्षिण में और नीचे की ओर जब आप जाओगे तो दक्षिण पश्चिम की तरफ में तो घटप्रभा, मलप्रभा, कृष्ण, जो ये क्या नाम है, नदी घाटियां हैं, इनमें आपको कई लोकेशंस देखने को मिलेंगे। तो उन सारे लोकेशंस को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे होंगे और देखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा पाषाण काल का जो मानव है, पूरा पाषाण काल के मानव का जो इंपॉर्टेंट टूल है वो पत्थर का ही है, इसीलिए इसको पाषाण काल बोला जा रहा है। इस तरीके का मानव जो है वो पत्थर से ही अपने जिंदगी में कुछ चेंजेस लेकर के आना चाह रहा है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हैंड एक्स और क्लीवर जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये हैंड एक्स आप यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा गंडासा जिसको आप बोलते हो, या चॉपर बोल सकते हो आप, वो बनाने का प्रयास किया गया है। तो जैसे ये आप देख सकते हो ना, ये गंडासा या खंडक इस तरीके का रहता था, गंडासा, खंडक। इंग्लिश में शायद आप लोगों ने इनके नाम सुने होंगे, हिंदी में कई बार आपको ऐसा ऊटपटांग सा लगता है। चॉपर, चॉपिंग टूल्स जो है आपने सुना होगा, तो यही चॉपर चॉपिंग टूल्स हैं ये, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपके हैंड एक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, हाथ, हस्त कुठार आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बनाए जाते थे और ये अलग अलग जगहों से, और इसके लिए छोटे छोटे बटिकाश्मों का प्रयोग किया जाता था। जैसे ये पेबल्स हैं तो पेबल कल्चर भी आपको देखने को मिलेगा, बटिकाश्म का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए इसको चॉपर, चॉपिंग, पेबल कल्चर भी कहते हैं, ठीक है। चॉपर, चॉपिंग, पेबल कल्चर के नाम से जाना जाता है, हैंड एक्स कल्चर के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, तो चलिए अब आते हैं नक्शे पर और नक्शे को समझने का एक एक करके प्रयास जो है वो यहां पर करते हैं। ठीक, तो चलिए मैप ड्रॉ करें। मैप ड्रॉ करने में इंडिया के मैप को यार देखो वी शेप में बना करके बेइज्जती नहीं करनी है ना, दक्षिण भारत वाली वो नहीं करनी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भारत का नक्शा, क्योंकि हम प्राचीन काल में हैं, तो प्राचीन काल में और आधुनिक काल में भारत के नक्शे में परिवर्तन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हम कहें कि 1947 से पहले का जो भारत है वो तो यार पाकिस्तान भी साथ में है, बांग्लादेश भी साथ में, तो हम वहां पे संयुक्त मैप बनाएंगे ना, वहां पर इंडिया को पाकिस्तान से अलग नहीं कर रहे होंगे। तो हम जब मैप बनाएंगे तो इन चीजों का यहां पर ध्यान रखेंगे। तो मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल आपको बताता हूं, और ज्यादातर जब तक आप प्राचीन भारत पढ़ोगे ज्यादातर, तो उत्तर भारत का विस्तार बहुत ज्यादा है। मतलब आप देखते हो कि कभी कभी जैसे भारत की अगर हम बात करें, कभी कभी अगर हम जैसे भारत की बात करें, तो भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में, भारत का जो मुख्य नक्शा आपके दिमाग में आ रहा है वो, उसमें आप पाकिस्तान को जोड़ लें, उसमें आप पाकिस्तान को जोड़ लें, उसमें आप अफगानिस्तान डाल दें, ठीक है, इधर, और इधर आप बांग्लादेश, ठीक है, और इधर कई बार म्यांमार तक आप चले जाएं। तो कितना बृहत भारत आप देख रहे हो ना, कितना बृहत भारत जो है आपको यहां पर मिलने वाला है, बहुत बड़ा, बहुत बृहत भारत देखने को मिल रहा है। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि आपके लिए जो पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है, नक्शे में ये तकरीबन अनचेंज्ड है ड्यूरिंग द एंशिएंट एरा और टिल नाउ, प्राचीन समय से लेकर के आज तक तकरीबन अनचेंज्ड है। नॉर्दर्न इंडिया का जो पोर्शन है, उत्तर भारत का जो पोर्शन है, वो राजनीतिक गतिविधियों के कारण परिवर्तनीय रहा है, उसकी जो सीमाएं हैं वो परिवर्तनशील रही हैं। दक्षिण भारत सामान्यतः स्थायी रहा है। तो हम अपने प्राचीन भारत को जब हम पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि हम पूरा पाषाण काल में हैं, प्राचीन भारत में जाएंगे, तो प्राचीन भारत में हम दक्षिण भारत के नक्शे को प्रायोरिटी देंगे और उसके अकॉर्डिंग उत्तर भारत को हम ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। मेरी बात सबको समझ में आई या नहीं आई? यानी हमारे को भी मैप में जो प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है? अभी जो हमें मैप की प्रैक्टिस करनी है, वो मैप की प्रैक्टिस करनी है कि हम ये समझ सकें कि जो लोकेशंस हैं, जो इलाके हैं, वो कहाँ पर बनने वाले हैं। जैसे अभी हम जो मैप बनाएंगे, तो उस मैप में ना हम आपको जम्मू कश्मीर विशेष तौर से दिखाने वाले हैं, ना हम विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश दिखाने वाले हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होती रहेगी क्लास, वैसे वैसे सब दिखाएंगे, सब बताएंगे। इनफैक्ट मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के मैप, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इन सब के नक्शे बनाना भी सिखाऊंगा, क्योंकि ये सब बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो महाराष्ट्र है, सबके मैप आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी कंबाइंड है सब, ठीक है, अभी सब कंबाइंड है। जैसे हम कहें कि पूरा पाषाण काल की बात करेंगे, तो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश का जो शिवालिक रेंज है, वो पूरा का पूरा शिवालिक रेंज आपको समझ में आना चाहिए। पंजाब वगैरह का सारा एरिया उसमें कवर होगा। और वहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का जो पूर्वी हिस्सा है, जहाँ पे बेलन नदी भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो बेलन नदी घाटी में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट जगह देखने को मिलती है, पहाड़ी क्षेत्र मिलता है, बेड़ाच दक्षिण पश्चिम में आपको जो है राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो बेड़ाच बेसिन है, या बेड़च बेसिन भी बोलते हैं, कहीं कहीं बेड़ूच बेसिन भी लिखा जाता है, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग है वो। वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नर्मदा सोन घाटी मैंने आपको मध्य प्रदेश में बताई। तो ऐसे करके बहुत सारे विस्तार आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दक्षिण भारत से मैप बनाना शुरू करते हैं। क्या करना है और क्या नहीं करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मेरे साथ मैप ड्रॉ करिए, कंसंट्रेशन अब मैप पर, ठीक है। चलिए, तो मैं एक डिफरेंट कलर लेता हूं। पहले तो कोई एक डिफरेंट कलर ले लेता हूं मैं, और क्या ले लूं? डिफरेंट कलर यार, चलो ब्लैक ही ले लेते हैं। डिफरेंट, इतना भी डिफरेंट क्या करना है ना। देखिए, भारत के पश्चिम में गुजरात, कच्छ की खाड़ी वगैरह वाला जो आपको इलाका देखने को मिलता है, वो बनाना बड़ा आसान है, और वहीं से नक्शे की शुरुआत आप कर सकते हैं। और वहां से पश्चिम की तरफ जब जाएंगे तो पाकिस्तान, सिंध वाला जो इलाका है, पाकिस्तान वाला इलाका है, बलूचिस्तान वाला जो इलाका है, वो सब कनेक्ट हो जाएगा, तो उसी नक्शे की सीमा के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो नदियों को भी हम बनाना आपको सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं।
सपोज एकदम पश्चिम से चले आते हैं हम, थोड़ा पाकिस्तान की तरफ से इसकी शुरुआत करें अगर, सपोज ऐसे करके, और ये भारत की तरफ लेकर के आए, तो ये गुजरात वाला जो हिस्सा है, सौराष्ट्र वाला जो रीजन है, वो मैंने आपको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करके दिखा दिया। अब यहां से इतना सब लोगों को ड्रॉ करना आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इसकी प्रैक्टिस आप बार बार करें, बड़े आसानी से कर सकते हो आप। मतलब यार इसमें इतना भी क्या है, मतलब आपको ये इतना सा नाव टाइप का ये हिस्सा ऐसे ऐसे बनाना है और ये ऐसे लेकर के आ जाना है, सिंपल। क्लियर है? जितनी बार आप चाहो उतनी बार बना सकते हो। तो इसको बनाओ, आप इसको बनाना शुरू करो। अब देखो क्या है कि यहां से अब कई सारे लोग क्या करते हैं, ध्यान रखें कि हमको जो ये मैंने नक्शा आपको यहां पर बनाया, माफ कीजिएगा, ये जो नक्शा बनाया यहां से ऐसे नहीं जाना है, ये जाना गलत है। क्योंकि जो लाइन है भारत की वो ऐसे तिरछी नहीं है। भारत की जो पश्चिमी तटीय रेखा की जो लाइन है वो ऐसे तिरछी नहीं है। चलो आप कहोगे सर ये तो ज्यादा तिरछी बना ली, ऐसी भी नहीं है, ये तकरीबन सीधी आपको देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी लगभग कैसी है, जैसे इसी, अब देखो फ्लो मेरा ऐसे आ ही रहा है, तो इसको अगर आप देखोगे तो इसको हम ऐसे लेकर के आ सकते हैं यहां पर, यूं थोड़ा सा, तो हल्का सा तिरछा मिर्चा कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। और यहां पर आप इसको हल्का सा ला करके रोक दीजिए। इस जगह पर आपको रुकना है, यहां पर आपको क्या करना है, रुकना है। रुकने के बाद आप यहां से, अब ध्यान दें, ये टिप हो गया, मतलब जहां पर आप रोकोगे ना, यहां पे हल्का सा कर्व देना है और कर्व देकर के ऊपर की ओर मुड़ना है। मतलब यहां से आप इस तरीके से ऊपर की ओर मुड़ जाओ ऐसे, और मुड़ करके फिर ये एक हल्की सी नोक निकालनी होगी आपको यहां पर। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हल्की सी नोक है, फिर यहीं से आप देखते हो श्रीलंका और वो मन्नार की खाड़ी सब आप जोड़ते हो यहां पर, ठीक है। तो कई सारे लोग यहां से जोड़ना शुरू करते हैं, यहां से नहीं जोड़ना, यहां से जोड़ना है उसको, तो इसलिए वो हल्की सी नोक यहां पर निकालनी, एकदम छोटी सी नोक निकालनी है। और वो छोटी सी नोक निकालने के बाद आप यहां से फिर देखो, जैसे मैंने आपको मना किया था ऐसे नहीं जाना है, और फिर वैसे ही यहां से नोक निकाल करके आपको सीधे ऐसे नहीं जाना है, यहां से फिर आपको नोक निकाल करके ऐसे ऊपर की ओर जाना है। समझ में आ रही बात? इस चीज को ध्यान रखें। तो मतलब हमने इसको यहां पर ऐसे करके, अरे यार ये थोड़ा सा ज्यादा वैसा हो गया आपको बताने के चक्कर में, वरना ये फ्लो में जब बनता है तो ज्यादा अच्छे से बनता है। तो मैं पीछे से बैक से इसका फ्लो बनाता हूं यहां से, ठीक है। बैक से इसका फ्लो ऐसे करके ऐसे बना रहा हूं और ये ऊपर की ओर ले गया, देखो। अब देखिए तकरीबन बीच में आ गए हम, यहां पर तकरीबन बीच में आ गए इस वाले हिस्से के। और अब यहां से हमको एकदम ऐसे जाना है, मतलब अभी हम ऐसे ऊपर गए और हम फिर ऐसे जाएंगे, लगभग ऐसे जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हम साउथ में ऐसे नहीं जा रहे हैं, बल्कि ऐसे जाके फिर ऐसे जा रहे हैं। ये है कर्व, ये है दक्षिण भारत का कर्व जो है, आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके का है। तो हम यहां से हल्का सा पश्चिम की तरफ ऐसे जाकर के ऐसे हो गए, देखिए, है ना। और फिर आप चले जाइए उधर, जितना भी चले जाना है आपको। तो कुछ इस तरीके का नक्शा दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगा। ये दक्षिण भारत का कुछ इस तरीके का मैप देखने को मिलेगा। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं यहां पर किसी भारत के नक्शे को एग्जैक्टली जो आज का राजनीतिक नक्शा है वैसा नहीं बना रहा हूं, क्योंकि हम पूरा पाषाण काल में हैं, तो पूरा पाषाण काल के हिसाब से ही इसको रखेंगे। तो यहां पर अब मैं आपको उत्तर और दक्षिण की कुछ महत्वपूर्ण नदियों को बनाना सिखाऊंगा, जिससे आपको एक मैप कंप्लीट दिखने लगेगा, ऑटोमेटिक एक कंप्लीट मैप दिखने लगेगा। तो दक्षिण भारत में तो ये पेनिनसुलर इंडिया है, जो बड़ी आसानी से अब आप ड्रॉ करो। अब आप अपनी कॉपी में कई बार ड्रॉ कर सकते हो, इसको ऐसे करके ऐसे लेकर के आओ, ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ पे हल्का सा ले आकर के ऊपर जाइए और फिर इस तरफ पश्चिम में निकल जाइए। ये तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहां से सीधा ऐसे और ऐसे नहीं जा सकते, ये गलत है, ये गलत नक्शा है। तो ये तकरीबन सही है, मतलब स्केल पे तो मैं भी नहीं बना रहा हूं ना, आपके सामने ड्रॉ किया, तो स्केल पे तो मैं भी नहीं बना रहा हूं। अब देखिए हम नदियों को थोड़ा सा समझते हैं। नदियों में 2 से 3 नदियां हैं बड़ी महत्वपूर्ण। एक आपकी सिंधु नदी और सिंधु के बाद उनकी सहायक, ठीक है। उसके बाद गंगा, और गंगा की मात्र एक सहायक आपको ध्यान रखनी है, यमुना। ये इंपॉर्टेंटली आपको अभी फौरी तौर पर। और तीसरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र, ठीक है।
इसके अलावा मध्य भारत में अगर आप देखोगे, दक्षिण या मध्य भारत जो भी कह सकते हैं आप, उसमें अगर आप देखोगे तो नर्मदा और ताप्ती, कम से कम ये नदी जो है आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि कैसे बननी है। और अगर आप ये बना ले रहे हो तो आप 50% मैप जो है वो सही तरीके से बना ले रहे हो। और इसकी प्रैक्टिस आप करना, अगले लेक्चर में जब आप आइएगा तो इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा। तो जरा देखिए हम इन चीजों को कैसे बना रहे हैं, मतलब ये जो प्लेसेस हैं जो मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, इन प्लेसेस को हम कैसे बनाएंगे, इन नदियों को हम कैसे लोकेट करेंगे। सबसे पहले सिंधु नदी। तो जब आप सिंधु नदी बनाना शुरू करें तो देखिए दक्षिण भारत, अब आप कहेंगे सिंधु नदी तो ऊपर की ओर है, दक्षिण भारत से क्यों शुरू कर रहे हैं? तो जरा देखिए दक्षिण भारत में जो मैंने दाईं तरफ का फ्लो शुरू किया है, मतलब ऊपर जाने के बाद जो दायां फ्लो है तकरीबन यहां से शुरू किया है, इसी के ठीक ऊपर उत्तर में यहां कहीं, इसी के ठीक ऊपर उत्तर में यहां कहीं आपको यहां से शुरू करना है सिंधु नदी बनाना। और उल्टा, मतलब उल्टा क्या, जिसको इसका जो फ्लो है वैसे ही, कई बार लोग, मैंने देखा है लोगों को सिंधु नदी यहां से इस तरफ बनाते हैं उल्टा, तो उल्टा नहीं बनाना है आपको, जैसे बहती वैसे ही। तो जरा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, तब तक बताइए, तब तक मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं। तो यहां से सपोज दैट हम शुरू कर रहे हैं, सही है ना, तकरीबन यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो यहां से शुरू करना है, ऐसे ऊपर की ओर जाना है और जा करके हल्का सा ऐसा करना है। बस एक दो डिजाइन है जो आप ध्यान रख सकते हो। तो यूं गए और यहां से अब नीचे की ओर वापस लाना है आपको। अब देखिए सिंधु नदी में दो फ्लो याद रखने हैं आपको। एक फ्लो है जो यहां से ड्रॉप करके आपको सीधे लाना है, सीधे ऐसे नीचे ले आइए, ठीक, एक फ्लो आपका ये हो गया। दूसरा फ्लो है, इसमें अब आप तिरछा चल करके फिर नीचे ड्रॉप होइए एकदम से, जरा देखिए, फिर आप ऐसे गए और फिर नीचे आ गए, ये है सिंधु नदी बन गई। अब आपको यहीं पर इसका मुहाना वहाना बनाना है, बना दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो जैसे बनानी वैसे बना दीजिए। तो सिंधु नदी बन गई। और सिंधु में आपको एक खास सहायक नदी याद रखनी है इसकी, सतलज या सतलुज, इसको भी आप बनाना जरूर याद रखें। अब सतलज नदी कहां से बनती है उसको भी ध्यान रखें। तो मैंने कहा कि जहां से एक कर्व शुरू हो रहा है तकरीबन यहां से आपको सिंधु नदी ऊपर शुरू करनी है, और इसी से थोड़ा 2 इंच 3 इंच 4 इंच आगे बढ़ करके जो ये जो लाइन जा रही है, इसका तकरीबन जो मध्य वाला जो हिस्सा है, इस मध्य वाले हिस्से से जब आप ऊपर जाओगे तो वहां से सतलज की शुरुआत करनी है। तो मान लेते हैं कि ये तकरीबन यहां कहीं से मैं ले रहा हूं, और इससे जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो यहां कहीं पे आ रहा हूंगा लगभग, और यहां से सतलज नदी को हल्का सा ऊपर ले जा करके ऐसे ले आइए, मिला दीजिए, बन गई सतलज नदी। और अपने आप थोड़ा आपको भारत का नक्शा कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये भारत का नक्शा नदी के माध्यम से कंप्लीट हो रहा है। मैंने आपको बताया ना कि उस समय एग्जैक्टली कोई राज्य और ये सारी चीजों का ब्यौरा नहीं देना है आपको। अब आपको ब्रह्मपुत्र और गंगा और यमुना नदी को ध्यान देना है। तो पहले ब्रह्मपुत्र बनाएंगे, फिर गंगा यमुना लेकर के आएंगे। ब्रह्मपुत्र बनाना बहुत आसान है। जो सतलज नदी है ना, सतलज नदी से बहुत थोड़ा सा आगे, जैसे ये सतलज नदी है तो उससे एकदम जरा सा मान लेते हैं यहां कहीं पर, इस जगह से, यहां से आप पूर्व की तरफ जाइए, और पूर्व की तरफ जाकर के नीचे हल्का सा फ्लो लेकर के आए और ऊपर चले जाएं, ऊपर चढ़ जाएं ऐसे, और वहां से डाउन करें ऐसे, वहां से आप इसे क्या करें, ऐसे करके ऐसे डाउन कर लें, ठीक, कर लेंगे, ये आपका तकरीबन ब्रह्मपुत्र बन जाएगा। अब बारी है गंगा और यमुना की। अब देखिए गंगा यमुना कहां से शुरू होगा। जो सतलज नदी जा रही है ना, सतलज नदी का जो उठान है, ये आपने उठान ऊपर की ओर देखा और वहां से नीचे की ओर का फ्लो लेकर के आए। तो नीचे का ओर का जो फ्लो जहां से शुरू हो रहा है, मतलब ऐसा समझ लो कि जो छतरी टाइप की बनी है, इसी छतरी से नीचे की ओर गंगा नदी आपको बहानी है। तो थोड़ा नीचे लाइए और फिर पूर्व की तरफ उठा करके इसको ऐसे ले जा करके ब्रह्मपुत्र में ही मिला देनी है। आपको मालूम ही है कि दोनों मिल जाती हैं, वहां पे डेल्टा बनाती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है। फिर यमुना जो है वो कहां जाएगी, यमुना भी यहीं से पास से ही शुरू होगी। जैसे गंगा नदी है उसी के थोड़ा सा नीचे से आपको यमुना शुरू करनी है। और जो ये गंगा नदी का ये जो ढाल जहां से ये आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब ये गंगा नदी का ढाल आपको दिख गया, जहां पे ढाल खत्म हो रहा है तकरीबन जैसे यहां पे खत्म हो रहा है, यहीं पे ले जाकर के यमुना को मिला देना है। तो मतलब ऐसे लाइए और यमुना को ऐसे मिला दीजिए, ये बन गई यमुना। ये यमुना नदी आपकी आसानी से बन गई।
इसमें कोई दो राय नहीं है, आसानी से बन जाएगी, है ना। तो ये महत्वपूर्ण नदियां बन गई। अब इसके भीतर जैसे ये गंगा नदी थी, अब आपकी जगह सिंधु नदी थी, सिंधु की कई सारी सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, है ना। तो ये झेलम, चिनाब, रावी और ये इस तरीके से ब्यास बना दो कैसे भी करके, ये बन गई। अब दो महत्वपूर्ण नदियां और बनानी है आपको, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती कैसे बनेगी उसको भी ध्यान रखिए, उसको बनाने का भी एक इंपॉर्टेंट तरीका है। नदियां जो नर्मदा और ताप्ती बन रही है, जो आप सतलज नदी देख रहे हो ना, सतलज नदी, तकरीबन सतलज नदी को नीचे लेकर के आए, सतलज नदी के नीचे, और जो ये वाला कर्व आपको देखने को मिल रहा है, जो ये टिप आपको, कोना जो आपको देखने को मिल रहा है, इसी कोने के सामने जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा हो, ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है, मान लेते हैं कि यहां पर और यहां से यहां पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये जो लोकेशन है तकरीबन यहां कहीं की आ रही है। तो जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है ना इनका, इसी इंटरसेक्शन से थोड़ा ऊपर, इंटरसेक्शन से नहीं, इंटरसेक्शन से थोड़ा सा ऊपर, यहां से एक बार बनाना है, बस बार बार आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो आप यहां से नर्मदा नदी को बनाएं। नर्मदा नदी इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर हल्का सा फ्लो करेगी, ऊपर से हल्का सा नीचे की ओर फ्लो करके, और इस कोने के ठीक नीचे की ओर यहां पर आ रही होगी। ताप्ती नदी नर्मदा से छोटी है, और जैसे नर्मदा अगर ऐसे आ रही है तो ताप्ती ऐसे आ रही होगी। तो एक का और दूसरे का जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। या आप इसको एरो वाइज अगर दिखाना ही चाह रहे हैं तो जैसे ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो फ्लो कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा है। तो पहले तो नर्मदा की आधे हिस्से में कहीं आ जाइए, और आधे हिस्से में आकर के, और फिर आप यहां से नीचे से ऊपर की ओर जाएं, और फिर इसको ऐसे नीचे लेकर के आ जाइए। ये लीजिए जी, आपकी बन गई कौन सी नदी, ताप्ती नदी। तो यही करना है बस, और कुछ नहीं इतना सा करना है, मैप बन जाएगा। अब मैंने क्योंकि आपको बताया है, बताने में काफी टाइम लगा है, इस वजह से अगर आप देखोगे, बताने में काफी ज्यादा टाइम यहां पर लगा, इस वजह से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आसानी से बन जाएगा, वो बेहद आसानी से आप यहां पर बना लोगे। अब यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो हैं वो लोकेट करेंगे। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण स्थल दिखाऊंगा जो पुरा पाषाण काल के होंगे। किसके होंगे? पुरा पाषाण काल के स्थल। अब मैं आपको इस मैप पे कुछ पुरा पाषाण काल के जो स्थल हैं वो लोकेट करता हुआ दिखाऊंगा। ठीक है जी, समझ में आई बात? कैसे नक्शा ड्रॉ करना है, कितने लोगों को समझ में आया? जितने लोगों को समझ में आया नीचे जो है यस लिख दो फटाफट से, और काम जो है वो यहां पर बन जाए। तो यहां तक मैप वाला काम रहेगा आपका। तो अब इसके आगे अगर हम देखें तो एक एक करके स्थल मैं आपको दिखा रहा हूं, और उन स्थलों को यहां से मैप पे लोकेट करते हैं। पुरा पाषाण कालीन, तो पुरा पाषाण काल में भी हम आपको पूर्व पुरा पाषाण काल की बात बता रहे हैं। ठीक है, किसकी बात बता रहे हैं? पूर्व पुरा पाषाण काल की। फिर मध्य पुरा पाषाण काल होगा, फिर उत्तर पुरा पाषाण काल होगा, ऐसे करके 3 अलग अलग स्थल आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखो, इसमें काफी बड़ा हिस्सा आपका पाकिस्तान में भी आएगा और भारत में भी आएगा। तो हम पाकिस्तान वाले हिस्से से शुरू कर रहे हैं। कहां से शुरू कर रहे हैं? पाकिस्तान वाले हिस्से से। पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो जो सोहन नदी घाटी है, सोहन नदी घाटी वाला जो इलाका है वो कहां पर है, वो भी दिखाता हूं मैं आपको। सोहन नदी घाटी वाला जो इलाका है वहां पर कई सारे महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं जो पहले, क्योंकि ये भी इंडिया ही है तो हम इसको इंडियन हिस्ट्री में ही कंटिन्यू करते हैं, काउंट करते हैं। जिसमें आपने एक जगह ध्यान रखनी है, पिंडी घेब, पिंडी घेब करके एक महत्वपूर्ण, ये सोन नदी घाटी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अड़ियाल, अड़ियाल, वड़ियाल, ये सब इसी सोहन नदी घाटी के ही इलाके आपको देखने को मिलेंगे। आजकल एक बहुत फेमस फिल्म आपने सुनी होगी, कांतारा,
तो कांतारा को कांतारा ना बोल करके अगर कौनतारा बोले तो कैसा लगेगा, और कांतारा को कौनतारा ना बोल करके चौनतारा बोले तो कैसा लगेगा। तो चौनतारा जगह है, चौनतारा जो है वो जगह का नाम है, वो भी इसी सोहन नदी घाटी में आपको देखने को मिलता है। और एक जगह है कलार, एक जगह है कलार। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपको किस पे देखने को मिलेंगी, सोहन नदी घाटी पे आपको देखने को मिलेंगी। और सोहन नदी घाटी का जो ये स्थल है वो सिंधु नदी के पास ही देखने को मिलता है। एक तरीके से सिंधु के आसपास की नदियों में ही हम उसको गिनते हैं, जो कि सोहन नदी घाटी के लोकेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो हिस्सा है तकरीबन, डिफरेंट कलर से दिखाता हूं, तकरीबन ये जो हिस्सा है यहीं पर आपको ऐसे एक दो प्लेसेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ये आपका सोहन नदी घाटी वाला लोकेशन हो गया। ठीक है, बड़ी आसानी से आप यहां पर समझ सकते हो कि सोहन नदी घाटी का लोकेशन हमको कहां पर देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान वाला हिस्सा जो है हमारा कौन सा है। क्लियर है, इतना सा काम आपका रहेगा। फिर हम थोड़ा सा राजस्थान की तरफ चलेंगे। फिर हम किसकी तरफ चलेंगे, राजस्थान की तरफ। राजस्थान, राजस्थान का मतलब हो गया ये वाला इलाका है ना, इधर वाला जो ये पूरा का पूरा पोर्शन है ये राजस्थान वाला इलाका हो गया। तो इसमें आपको 2 से 3 जगहें ध्यान रखनी है, जैसे बागौर, बागौर भीलवाड़ा वाला जो इलाका होता है, या इलाका जो है उसको बागौर, भीलवाड़ा जनपद के अंतर्गत बागौर एक छोटी सी जगह आपको देखने को मिलेगी वहां पर। डीडवाना, डीडवाना बहुत ही फेमस जगह है, अभी मैं आपको लोकेट करके मैप में दिखाऊंगा। यहां से भी आपको पुरातात्विक पूर्व पुरापाषाण काल के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सिंगी तालाब, सिंगी तालाब ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान है राजस्थान का ही। ये आपको नागौर जनपद के आसपास, नागौर जो जनपद है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और बगौर जो है आपका ये जो मैंने आपको बताया कि भीलवाड़ा वाला जो इलाका है, भीलवाड़ा वाला जो इलाका है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो राजस्थान की ये इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इनको लोकेट कैसे करोगे, ऑब्वियसली ये आपके राजस्थान वाले इलाके में आएंगी। तो डीडवाना तकरीबन मान के चलिए कि यहां कहीं पर ये जो हिस्सा है ये डीडवाना है, ये आपका डीडवाना वाला इलाका हो गया, जो नागौर के पास आपको देखने को मिलेगा डीडवाना। और बागौर है, सिंगी तालाब है। सिंगी तालाब थोड़ा सा जो ये डीडवाला वाला जो इलाका है इससे पश्चिम की ओर है। तो मान के चलिए कि यहां कहीं पर, इस जगह पर कहीं पर तकरीबन यहां पर आपको सिंगी तालाब में त लिख दिया है केवल, आपका काम चल जाएगा इतने से। और जो बागौर वाला इलाका है वो थोड़ा सा दक्षिण की ओर है ऐसे करके यहां पर। तो ये इलाका जो है आपका किसका हो गया, ये राजस्थान के महत्वपूर्ण इलाके हो गए जो आपको यहां पर ध्यान रखने होंगे। ज्यादातर महत्वपूर्ण जगहें आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी, एमपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस। और इनमें से कुछ जगहों पर शायद आप लोग गए भी होंगे, और जो लोग बिलोंग करते हैं वो तो सीधे तौर से बता सकते हैं। तो इसमें है आपका नरसिंहपुर, नरसिंहपुर ये आपका नर्मदा घाटी में आपको देखने को मिलेगा नरसिंहपुर। हथनौर लिखा रहता है, कहीं कहीं हथनौर लिखा रहता है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहां पर, नर्मदा घाटी का इलाका ये भी है। और भीमबेटका ये वाली लोकेशन शायद आप लोगों ने सबने सुनी होगी और जानते भी होंगे। आदमगढ़ जगह पड़ती है होशंगाबाद में, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि होशंगाबाद का नया नाम क्या है। एक बार जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि होशंगाबाद का नया नाम क्या है। ठीक है, होशंगाबाद में आपका ये पड़ता है। तो मैंने इसमें आपको जैसे हथनौर है, भीमबेटका, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगहें हैं। तो सबसे पहले हथनौर की अगर हम बात करें तो जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा नदी जो है उसके पास में ही आपको देखने को मिलेगी, एकदम इस जगह पर। ये मान के चलिए कि हथनौर है, हथनौर।
अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि सर आप बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपने वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छी रखोगे तो दिखाई देगा, और छोटा लिखना मेरी मजबूरी है क्योंकि मैप के अंदर लिख रहा हूं, यहां पे बड़ा नहीं लिख सकता मैं। हथनौर से उत्तर पश्चिम की ओर थोड़ा सा चलेंगे तो आपको यहां पर भीमबेटका देखने को मिलेगा। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। और हथनौर से दक्षिण पश्चिम की तरफ आप जब चलेंगे, यहां पर कहीं पर जब आप चलेंगे नर्मदा घाटी में, तो यहां पर आपको मिल जाएगा आदमगढ़। आदमगढ़। तो तीनों लोकेशन हमने इसलिए बताई क्योंकि हथनौर से ऊपर और हथनौर से दक्षिण आप जा सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नरसिंह जो है आपको मान लीजिए तकरीबन यहां कहीं पर है। तो इस तरीके से एमपी की लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं। मध्य प्रदेश की बात हो गई, और भी लोकेशंस हम दिखाएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं वो मैंने आपको बताया। फिर आते हैं महाराष्ट्र वाले इलाके में। महाराष्ट्र या महाराष्ट्र वाला लोकेशन भी शायद हम वहां पे बना सकते हैं, तो जब आंध्र प्रदेश आएंगे तब इधर लिखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको जगह जो देखने को मिलेंगी वो नेवासा, बहुत ही फेमस, नेवासा कल्चर भी है, आपको देखने को पढ़ने को मिलेगा भी आगे चल करके। अहमदनगर आप लोगों ने जगह सुना होगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पर नेवासा आपको देखने को मिलेगा। नेवासा, चिरकी, ये जगह हैं, नेवासा, चिरकी। और मैंने आपको एक जगह का नाम बताया था, बहुत ही फेमस जगह है पुणे में, बोरी। ये आपको पुणे के अंदर देखने को मिलेगी, बहुत ही फेमस जगह है। तो इनकी लोकेशन आपको कहां देखने को मिलेगी? इनकी जैसे नेवासा तकरीबन यहां कहीं पर है, इस जगह पे मान के चलिए कि नेवासा है, और नेवासा से थोड़ा सा दक्षिण की ओर आपका चिरकी देखने को मिल जाएगा। ये आपका चिरकी वाला इलाका है। और इससे और दक्षिण पश्चिम की तरफ अगर आप चलेंगे तो वहां पर आपको बोरी देखने को मिलेगा, बोरी। तो ये तकरीबन लोकेशंस मैंने आपको यहां पर बताई। अगर आपको मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको यहां पर लिखा हुआ नहीं भी दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ, तो यार कमेंट सेक्शन में कोई भी इस तरीके के कमेंट मत करना कि दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा छोटा लिखा है। ऑनेस्टली मैं सीधे कहूंगा कि तुमको तैयारी करना ही नहीं आता, तुम तैयारी छोड़ दो। अगर किसी को इतना कुछ देने के बाद यह आपत्ति आए कि सर ये बहुत छोटा दिख रहा है, लिख समझ में नहीं आ रहा है, तो यार मैं बोल रहा हूं, आपको लोकेशन दिखा रहा हूं, पेन वहां पर रख रहा हूं, पॉइंट वहां रख रहा हूं, तो थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी आप अपने साथ कर सकते हो, और उसके माध्यम से आप चाहें तो चीजों को सही कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम और साउथ की तरफ बढ़ें और कर्नाटक की तरफ आए। तो कर्नाटक में या फिर इस तरफ से शुरू करते हैं, तो इस तरफ से शुरू करेंगे तो ये पूर्व का हिस्सा हो जाएगा, और पूर्व के हिस्से में ओडिशा आपका देखने को मिलेगा, ओडिशा। ओडिशा में मयूरभंज बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मयूरभंज सबने नाम सुना होगा, ऐसा कोई नहीं होगा शायद जिसने ना सुना हो। तो बुहार बलंग नदी घाटी पड़ती है यहां पर, बुहार बलंग नदी घाटी, वो तकरीबन आपको यहीं कहीं पर बनती हुई देखने को मिल जाएगी। तो आप यही कोई इलाका मान लीजिए कि ये आपका उड़ीसा का मयूरभंज वाला इलाका हो गया। फिर बात आती है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट लोकेशन है गिद्धलूर। आंध्र प्रदेश में जो महत्वपूर्ण लोकेशन है वो कौन सी है? गिद्धलूर। करीमपुड़ी और नागार्जुन कोंडा, एक और जगह, या सामने लिखेंगे तो जगह बच जाएगी। एक काम करते हैं, सामने लिख देते हैं, ठीक है। करीमपुड़ी, और अब पुड़ी लिखना है, पूरी नहीं लिखना है, वहां पुड़ी जैसे कुचिपुड़ी, वैसा उसी से कुचिपुड़ी शब्द भी है, आप ऐसा समझो। और क्या बता, नागार्जुन कोंडा,
नागार्जुन कोंड, कोंड लिखा रहता है और इंग्लिश में कई बार कोंडा पढ़ते हैं, तो आप नागार्जुन कोंडा लिख सकते हैं। तो नागार्जुन कोंड या नागार्जुन कोंडा, ये आपको आंध्र प्रदेश की जगहें देखने को मिलेंगी। तो ये लोकेशंस कहां पर हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। देखो मैप में जहां पर ये ऐसे टर्न हो रहा है राइट की तरफ, अपर राइट की तरफ जहां पे टर्न कर रहे हैं, इस जगह पर, यहीं पर जगह पड़ती है गिदनूर। ये है गिदनूर जगह। तो गिदनूर का जी लिख दे रहा हूं सिर्फ मैं यहां पर, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि ये गिदनूर लोकेशन है। और गिदनूर जो है उससे ऊपर आप देखोगे तो यहां कहीं पर आपका करीमपुर है, तो मैं के लिख दे रहा हूं। और इससे पश्चिम की तरफ आप जाओगे तो नागार्जुन कोंडा आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पर एन लिख दे रहा हूं। तो ऐसे करके आपको आंध्र प्रदेश की लोकेशंस में गिदनूर और ये जो इलाके हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है जी। फिर हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की और दक्षिण में आते हैं। कर्नाटक, ये प्लेसेस हैं पूर्व पुरापाषाण काल के, ध्यान रखने, ये सारे के सारे जो प्लेसेस हैं ये सब पूर्व पुरापाषाण काल के प्लेसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो कर्नाटक में अनगवाड़ी है, हुंगसी या हंगसी है, अनगवाड़ी या हुंगसी या हंगसी ऐसे करके एक जगह का नाम है। कहीं कहीं हंगसी लिखा रहता है, कहीं कहीं हुंगसी लिखा रहता है, ये है, ठीक है। तो यहां कहीं पर आपका हुंगसी आपकी जगह पड़ेगी और यहां कहीं आपकी अनगवाड़ी जगह पड़ेगी। तो एच और ए का प्रयोग मैंने कर दिया है, आप आसानी से खोज सकते हो, आसानी से देख सकते हो मैप में, ठीक है। तो कर्नाटक का हिस्सा हो गया। और कर्नाटक के बाद साउथ की तरफ अगर हम चलें तो तमिलनाडु के कुछ हिस्से आप जरूर नोट कर लीजिए, तमिलनाडु के कुछ हिस्से आप जरूर नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आपको मैप में आगे कई बार सुनने को मिलेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था आप लोगों को पल्लवरम, तो पल्लवरम जो है ये जगह है, ये तमिलनाडु की जगह है, ठीक है। चिगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहां पर, वहां से है चिगलपट्टू। और पल्लवरम के अलावा एक नाम लिख सकते हैं आप, अत्तिरापक्कम, 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 ठीक है। ये तमिलनाडु की बहुत फेमस लोकेशन है अत्तिरापक्कम। और जो ये वाला कर्व आपको देखने को मिल रहा है ना, ये वाला जो कर्व आपको देखने को मिल रहा है, ये तमिलनाडु की जितनी भी लोकेशंस बता रहे हैं वो सब यहीं पर छोटी छोटी पड़ती हैं, आप ऐसे समझ लो। तो ये जो पूरा का पूरा जगह है वो यहां पर है, ठीक है। पल्लवरम है, अत्तिरापक्कम है, और एक दो गुफा वाले रीजन भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, गुफाओं का क्षेत्र भी हमको देखने को मिलता है, जैसे गुडियाम करके एक आपको देखने को मिलेगा, गुडियाम, वो भी यहीं पर इसी जगह पर है, इन लोकेशंस पे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कोर्तलियार नदी घाटी वहां पर पड़ती है, कोर्तलियार नदी घाटी के पास में आपको ये लोकेशंस देखने को मिलते हैं। खास जगह इसकी जो है वो अत्तिरापक्कम है। बममदुरई आप लोगों ने नाम सुना होगा, बममदुरई, वो भी एक महत्वपूर्ण लोकेशन के तौर पर जानी जाती है। तो ये जो जगहें हैं ये आप देखोगे ये आपके पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो मैंने आपको मैप पे ये सारी चीजें पढ़ ली। अब आप जब आप कहीं पर भी सोहन संस्कृति के बारे में पढ़ोगे तो सोहन संस्कृति कहां पर है ये आपको लोकेटेड है। अत्तिरापक्कम के बारे में कहीं पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा, आप आसानी से अत्तिरापक्कम के बारे में सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। वहां से कहां से क्या क्या चीजें मिली हैं उन चीजों के बारे में आप पढ़ सकते हो। अगर हम उन्हें पढ़ाना शुरू करेंगे तो फिर हिस्ट्री के अंदर चले जाएंगे। तो हिस्ट्री के एकदम अंदर नहीं जा रहे हैं हम, लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरीके की चीजें हमको सोहन कल्चर वगैरह पे आपको देखने को मिल जाएंगी। मैप में कुछ इतना ही वर्क आपको देखने को मिलेगा तकरीबन। तो काफी बड़ा चैप्टर रहा आपका। तमिलनाडु में आप देखोगे आपका कोर्तलियार नदी घाटी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके 2-3 जगह मैंने आपको बताया। चेन्नई से थोड़ा सा नीचे आ पाओगे तो वहाँ पे आपको पल्लवरम देखने को मिलेगा। पल्लवरम, कांचीवरम, ऐसे करके बहुत सारी जगहें हैं जो बहुत ही फेमस हैं और ये बहुत अच्छे कपड़ों वस्त्र उद्योग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लेकिन वो अभी के समय में, तब के समय में नहीं, ठीक है।
तो ओवरऑल आपको ये जो प्रोग्राम है वो कैसा लगा ये आपको बताना है हमें, और आपको बताना है कि इस सीरीज़ में आपने मैप बनाना जो सीखा वो आपको समझ में आया नहीं आया, उन चीज़ों को बताइए। प्रैक्टिस आप करेंगे नहीं करेंगे ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और फिर हम आगे मध्य पाषाण काल और जो चैप्टर वाइज चैप्टर हम धीरे धीरे करके आगे की ओर मूव कर रहे होंगे। तो आज जो है मैप वर्क आपको बहुत लास्ट में और थोड़ा सा देखने को मिला, और इस वजह से क्लास भी थोड़ी सी लंबी रही क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन का भी पार्ट जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है आप देखोगे तो इस पॉइंट को अगर हम स्किप कर दें तो जो केवल और केवल मैप वाला पोर्शन है वो तकरीबन 1 घंटे का है। आधे घंटे तो तकरीबन ने आपको अच्छा खासा इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी था। तो जाते जाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पढ़ना तो ज़रूर आपको इसी तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये प्रतिज्ञा बैचेस हैं जहाँ पर मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूँ, तो अगर आप मुझसे इतिहास पढ़ना चाहते हैं बैच में, एक डेडिकेटेड बैच के साथ में, और आप चाहते हैं कि आपके जो डाउट्स हैं हिस्ट्री के वो सब मैं कैटर कर सकूं, तो आप बैच से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और बैचेस के लिए सबसे अभी जो मिनिमम प्राइजेस के साथ जुड़ने का जो बेहतरीन अवसर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, दिवाली सेल को एक्सटेंड किया गया है। इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश किसी में भी आप इसको शुरू कर सकते हो। प्राइजेस जो हैं वो आपके विरद लाइव कोड के साथ में 17,999 मिल जाएंगे। 31 अक्टूबर का आपका ये बैच जो है वो, मतलब 31 अक्टूबर तक ही इसकी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। अब एक इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इस लेक्चर का मैं आपको PDF प्रोवाइड करूं, कितने लोग चाहते हैं कि इस लेक्चर का PDF जो है वो प्रोवाइड किया जाए? सबसे पहले तो मुझे बताइए कितने लोग चाहते हैं कि इस लेक्चर का PDF प्रोवाइड किया जाए। तो PDF पाने के लिए आप मुझे VIRADUBEY01 ये हमारा 01, ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी है, ठीक है, आप यहां पर जुड़ सकते हो। इसके अलावा @विरद लाइव ये हमारा इंस्टाग्राम है। इसके अलावा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं virad.dubey@studiiq.com ये हमारा ईमेल आईडी है, ठीक है, जिसमें से आपको PDF यहां पर मिलेगी। हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, ठीक है, आसानी से, और अगली बार से मैं इसमें स्कैनर भी लगा दूंगा तो आप आसानी से जुड़ सकते हो। विरद नाम से खोजोगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है, या आप t.me/viraddubai01 ऐसे सर्च करके, इसके आगे आप चाहें तो t.me/viraddubai01 ऐसे लिखोगे तो आ जाएगी आईडी आसानी से। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ एकदम फैला दीजिए, बता दीजिए कि हिस्ट्री ऑन मैप की नई सीरीज लेकर के विरद सर आपके सामने आ चुके हैं और आप जरूर इसको एंजॉय कर रहे हैं। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।